हेलो, सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी। चलिए स्टार्ट किया जाए। रिमोट नहीं है। चलिए, कितना नंबर तक हुआ था कल? 100। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रहे थे ना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ कितना ईस्वी में बना? 1884। इसके बाद नाम उसका पड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 28 दिसंबर 1885 बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, यही ना? किसके कहने पर यह नाम बदला था? दादा भाई नौरोजी के कहने पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले ना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? कौन? जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? 1907। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन के पश्चात वो मिला था कब? 1916। बिहार में बांकीपुर में हुआ था कब? 1912। 1912 की अध्यक्षता कौन किए थे? माधोलकर। 1922 में कहा हुआ था? गया। वहां पर कौन किए थे? चितरंजन दास। देश बंधु की दीन बंधु? देश बंधु की दीन बंधु? देश बंधु चितरंजन दास। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक बार अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन? दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू। कितना कितना बार? ज्यादा है। कितना कितना बार? 3 3 बार। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षता कौन किए थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? एनिवर्सन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? आजादी के समय के अध्यक्ष कौन? आजादी के समय के अध्यक्ष कृपलानी। दो 215 से होगा ना? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बैठक कहां और कब हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बंबई, 28 दिसंबर 1885। ये सब तो बताने का जरूरत है नहीं। ऑनलाइन वाले लोग देखिएगा साउंड क्लियर आ रहा है कि नहीं। क्लियर आ रहा है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, वो विद्यालय लिखता है इसे। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय लिखता है, बम्बई, वही है। 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। हटा दें? ये सब तो जान ही रहे हैं आप लोग। अगला, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसी को बोलेंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दोनों लिख लीजिएगा, शॉर्ट में डब्ल्यू.सी. बनर्जी बोलते हैं, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पूछे छूट जाए। डब्ल्यू.सी. बनर्जी को उमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं, जैसे एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उसी तरह ये है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। हटाएं? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बैठक में कितने सदस्य शामिल थे? कितने सदस्य? 72। 72 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से कितने? बॉम्बे से कितना? मद्रास से कितना? मद्रास से। उत्तर प्रदेश अवध का कितना बोले? बंगाल से और पंजाब से टोटल कितना? इसको उतार लीजिए आप लोग, सारे लोग। सबसे ज्यादा बॉम्बे प्रेसिडेंसी 38 पूछेगा कि 72 प्रतिनिधियों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि कहां से थे? बम्बई, 38। दूसरे नंबर पे कौन थे? मद्रास, 21। फिर उत्तर प्रदेश अवध 7, बंगाल और पंजाब दोनों से 3 3।
टोटल मिला के 72 हो गया ना। बता लिए। बॉम्बे से 38, मद्रास से 21, उत्तर प्रदेश अवध से 7, बंगाल और पंजाब से 3-3। तो सबसे ज्यादा पूछेगा कहां पर? बॉम्बे में। कितना? 38। हो गया। तो टोटल कितने प्रतिनिधि? 72। सबसे ज्यादा कहां से? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा बॉम्बे के बाद, बॉम्बे के बाद मद्रास के बाद, मद्रास के बाद यूपी के बाद बंगाल और कौन? बंगाल और, तो सबसे ज्यादा कहां से? बम्बई से। कितना? 38। दूसरा सबसे ज्यादा कहां से? मद्रास से। कितना? 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 उत्तर प्रदेश अवध से। कितना? और बंगाल और पंजाब से। बंगाल पंजाब से। कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ था? कहां हुआ था? अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी घोष। रास नहीं आया, ये दोनों अलग हो गया, गरम दल और नरम। दूसरी बार विभाजन कब हुआ था? 1918 विशेष अधिवेशन में। कांग्रेस में प्रथम विभाजन 1907। रास बिहारी घोष। इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा अधिवेशन? सूरत। बोलचाल की भाषा में बोलेगा सूरत अधिवेशन। कब हुआ था? 1900 हटाए। देखिए ये जो स्पेशल हुआ था विशेष अधिवेशन 1918 वाला हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सैयद हसन इमाम। ये VBI है। क्यों VBI है? क्योंकि इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1907, कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन 1918, और यह स्थान कौन सा था? बम्बई। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सैयद हसन इमाम। लिख लीजिएगा इसको, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन इसी समय में हुआ था। हो गया। वह 1918 कौन किए थे? सैयद हसन इमाम। सैयद हसन इमाम। फिर 1920 में फिर विशेष अधिवेशन हुआ। तारीख था 4 सितंबर 1920। इसकी अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में। इसमें असहयोग का प्रस्ताव क्या हुआ था? स्वीकार। ये भी लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग का प्रस्ताव जो स्वीकार किया गया था वो कलकत्ता अधिवेशन में 1920 का, लाला लाजपत राय का। और एक आएगा 1920 का नागपुर अधिवेशन, वो भी असहयोग से ही संबंधित है। हाँ, तो ये विशेष है। 1920 4 सितंबर, लाला लाजपत राय, कलकत्ता, असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार। क्वेश्चन लिखवा देते हैं हम थोड़ी देर में दोनों का। पूछेगा असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था किस अधिवेशन में? 1920 का कौन अधिवेशन? कलकत्ता। कहां पर हुआ था ये? कलकत्ता में। किसके द्वारा हुआ था? लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता किए थे। 4 सितंबर 1920। लिख लिए? इसी को मतलब सिर्फ इसी को थोड़े, इसको भी बोलेंगे ना। ये सब विशेष अधिवेशन है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि हम प्रत्यक्ष रूप से हम किसी को नहीं बना पा रहे अध्यक्षता, तब उस कंडीशन में क्या होता है? विशेष अधिवेशन करके उसको हम लोग जारी कर देते हैं। जैसे अभी आपको हम कुछ बताना चाहते हैं क्वेश्चन, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, तो बोलेंगे नहीं विशेष रूप से उसका हम क्या कर देंगे, अलग से आप लोग को पंपलेट दे देंगे, उसको पढ़ लीजिएगा। वो हुआ, ये भी विशेष है, ये भी विशेष है, और आगे जो बता रहे हैं भी विशेष है। तो ये विशेष अधिवेशन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। कितना हुआ है? 5। टोटल विशेष अधिवेशन कितना? 5 अधिवेशन हुआ है, जिसमें से 2 हम लोग पढ़े। पहला वाला कहां हुआ था? पहला वाला, दूसरा वाला, और तीसरा है 1923। फिर ये विशेष अधिवेशन है, और ये विशेष अधिवेशन 1923 वाला कहां पर हुआ? दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे?
क्योंकि अबुल कलाम आजाद के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े तो 1940 से 46 में थे। अबुल कलाम आजाद के बारे में 1940 से कितना 46, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये बन नहीं पाए, एक ही आदमी बना हुआ रह गए, ये लंबे समय तक 46 तक बने रहे। फिर जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ फिर दूसरे लोग आ गए, कृपलानी 47 में बन गए। तो 1923 में विशेष अधिवेशन हुआ था और उस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? अबुल कलाम आजाद। और ये कहां पर हुआ था? दिल्ली में। और सबसे युवा अध्यक्ष इसी समय में बने थे ये। तो चूंकि ये वाला स्टूडेंट को पता होता नहीं है, स्टूडेंट को मैक्सिमम पता होता है 1940 से 46 रामगढ़, कौन सा अधिवेशन है? रामगढ़, अबुल कलाम आजाद। दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये पता है कि सबसे युवा अध्यक्ष थे कौन? अबुल कलाम आजाद। लेकिन इस समय सबसे युवा अध्यक्ष नहीं थे। सबसे युवा अध्यक्ष थे कब? 1923 में। 23 से 40 तक में कितना का फासला हो रहा है देख रहे हैं? तो सबसे युवा रहेंगे नहीं। तो सबसे युवा अध्यक्ष अगर क्वेश्चन आएगा किस अधिवेशन के दौरान, तो 1923। कहां पर हुआ था? दिल्ली में। तो 3 प्रश्न इंपोर्टेंट है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अधिवेशन। पहला इसलिए क्योंकि उसमें 1918 में क्या हुआ? कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन। दूसरा इसलिए कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ? असहयोग का प्रस्ताव से संबंधित। और तीसरा इंपोर्टेंट इसलिए 1923 में क्या हुआ? सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए कौन? अबुल कलाम आजाद। ठीक है। जैसे कल ही आया एक व्यक्ति जो है 6 बॉल में 6 छक्का मारा है, कौन? कौन? कितने लोगों को पता है? हाथ उठाइए। लड़की लोग को एक भी पता नहीं? वाह, क्या बात है। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? नहीं उसका। हाँ, पराग जी जो है मारे 6 बॉल में 6 छक्का, लेकिन 6 बॉल लगातार ही मारे हैं वो, एक ओवर में नहीं मारे हैं। लगातार मारे हैं लेकिन एक ओवर में नहीं मारे हैं। सही बोले ना? लगातार मारे हैं लेकिन एक ओवर में नहीं मारे। दूसरा बॉल से खेलना शुरू किए ना, 5-1 में मारे और फिर अगले बार स्ट्राइक चेंज हुआ, फिर आए तो फिर मारे ना। आप लोगों को कुछ नहीं है, क्रिकेट नहीं समझ में आता है ना? आता है। अच्छा कोई बात नहीं। 1946 में फिर हुआ, जुलाई सितंबर में, जवाहरलाल नेहरू। कहां पर? दिल्ली में। फिर 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहां पर? दिल्ली। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 1947 वाला क्वेश्चन क्या होता है? अगर शब्द लगे कि आजादी के समय का अध्यक्ष, तो कृपलानी को लेकर मारेंगे। सिर्फ आजादी स्वतंत्रता ऐसा दे दे सब, तो कृपलानी को लेकर मारेंगे। लेकिन अगर देखा 1947 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो राजेंद्र प्रसाद। ऐसा पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, पीसीएस में लिख लीजिएगा 1947 वाला। ऐसे सब उतार ही लीजिए ना। 3 तो उतार ही लिए, 2 उतारने में क्या दिक्कत है? तीनों 5 उतार लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट वाला इंपोर्टेंट है। लास्ट वाला सिर्फ नाम पूछेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आजादी के समय के अध्यक्ष कृपलानी। 1947 के विशेष अधिवेशन का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे युवा अध्यक्ष 1923। असहयोग प्रस्ताव 1920। कोलकाता। कोलकाता ना? लिख लिए? जल्दी लिखिए। दूसरी बार विभाजन 1918। कहां पर? पहली बार विभाजन 1907। कहां पर? सूरत। सूरत अधिवेशन के बाद दोनों आके मिले। लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण। आजादी के बाद के अध्यक्ष कौन? आजादी के बाद का राजेंद्र प्रसाद तो विशेष अधिवेशन में आएगा 47 में। आजादी के बाद का अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया। नहीं था? कौन? पट्टाभी सीतारामैया ना? हटा दें। अड़तालीस में वो बने थे, मेरठ ना? तो कहां पर? मेरठ में ना? तो हम भी तो मेरठ बोले। अच्छा देख लेते हैं। यही था ना 48 से 49 में? जयपुर था, जयपुर था, सॉरी। पट्टाभी सीतारामैया कहां पर? जयपुर। पिंक सिटी कौन है? जयपुर। मेरठ में बने थे जेबी कृपलानी। सही है।
चलिए ठीक है, यही होगा ना। वो पिछला वाला उतार लिया ना। विशेष अधिवेशन कितना बार हुआ? 5 बार। सबसे युवा अध्यक्ष कौन? किसमें? कांग्रेस का दूसरी बार अधिवेशन, मतलब दूसरा बार विभाजन 1900। पहले वाले में कुल कितने प्रतिनिधि भाग लिए? 72 में सबसे ज्यादा कहां से? कितना? दूसरा कितना? 1947 के विशेष अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किए थे? राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी अधिवेशन में कौन से ऐसे थे अध्यक्ष जो अपने अध्यक्ष पद से त्याग दिए थे, और उस समय में अध्यक्षता कौन लिए थे? राजेंद्र प्रसाद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहां, कब और किसने किया था? ताशकंद में किया गया था 1920 में मानवेंद्र नाथ राय, MN राय के द्वारा। लिख लीजिए ताशकंद। ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की। हो गया? आगे बढ़े? लिख लिए ना सब लोग? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CPI। CPI यही ना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI बोलते हैं ना। तो CPI की स्थापना कब और कहां किसने की थी? ताशकंद में 1920 में मानवेंद्र नाथ राय, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में MN राय। देखिए ये जो आपका इसमें दिया हुआ था बुक में, वो बुक में कुछ इंपोर्टेंट कलेक्शन था वहां वामपंथ या कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, उसमें थोड़ा एक चर्चा लिख लीजिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑब्लिक देके वामपंथ, 2-4 लाइन लिख लीजिए उसमें। वामपंथ या कम्युनिस्ट पार्टी लिख के डैश दीजिए। वामपंथ, हाँ लेफ्ट, वामपंथ लिख दे क्या? वामपंथ ऑब्लिक देके लिखेगा कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट वामपंथ या ऑब्लिक देके कम्युनिस्ट, उसमें डैश देके लिखेगा। राजनीति में, राजनीति में उस पक्ष या विचारधारा का, राजनीति में उस पक्ष या विचारधारा का, राजनीति में उस पक्ष या विचारधारा का जो समाज को, पक्ष या विचारधारा का जो समाज को बदलने और, जो समाज को बदलने और उसमें, समाज को बदलने और उसमें अधिक, उसमें अधिक आर्थिक और जातीय समानता, आर्थिक और जातीय समानता, आर्थिक और जातीय समानता लाने की बात करता है, लाने की बात करता है, आर्थिक और जातीय समानता लाने की बात करता है। हो गया? यही शब्द को कहा है कि राजनीति में उस पक्ष या विचारधारा का नाम है वामपंथ या कम्युनिस्ट, जो समाज को बदलने का और सबसे अधिक आर्थिक और जातीय समानता लाने की बात करता है। यानी आर्थिक रूप से सब क्या हो? इक्विवेलेंट हो, जाति के रूप में सब क्या हो? इक्विवेलेंट हो। वही कहा वामपंथी शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। तो एक क्वेश्चन फिर यहां से बनेगा, लिखिएगा पॉइंट। वामपंथी शब्द का प्रयोग, पॉइंट वाइज लिखते चलिए। वामपंथी शब्द का प्रयोग, वामपंथी शब्द का प्रथम प्रयोग, वामपंथी शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। कब हुआ था फ्रांस की क्रांति? 1789, 1789 फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। हो गया? देखिए यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है, वामपंथी शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था, परंतु कालांतर में, कालांतर मतलब बाद में,
समाजवाद या साम्यवाद के उत्थान के बाद यह शब्द उन्हीं का पर्यायवाची बन गया। जो समाजवाद के रूप में हम लोग पढ़ते हैं कि समाज का उत्थान करना, या फिर जितना भी प्रोडक्शन होता है, जो भी आपका उत्पादन होता है, उस पर नियंत्रण रहता है सरकार का, उसी के जैसा काम करता है कौन? वामपंथी लोग। इसीलिए लिखा है उसी का क्या बन गया? पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब उसी से मिलता जुलता ना, उसी से मिलता जुलता ना। एक होता है विलोम शब्द मतलब उल्टा, एक पर्याय होता है मतलब उसी से मिलता जुलता। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में भारत में साम्यवादी विचारधाराओं के अंतर्गत बंबई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास आदि जगहों पर साम्यवादी सभाएं बनानी शुरू हो गई थी। उस समय इन विचारों से जुड़े लोगों में मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे मौलवी, मौलवी बरकतुल्ला, गुलाम हुसैन आदि नाम क्या थे? प्रमुख थे। प्रमुख साम्यवादियों के नामों में से एक है, जिसमें हम बोले क्या? मुजफ्फर अहमद। लिखिए प्रमुख साम्यवादी व्यक्ति। प्रमुख साम्यवादी व्यक्ति के नाम, प्रमुख साम्यवादी व्यक्ति के नाम मुजफ्फर अहमद, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, S.A. डांगे, मौलवी बरकतुल्ला, मौलवी बरकतुल्ला के बाद गुलाम हुसैन, गुलाम हुसैन। हो गया? गुलाम हुसैन प्रमुख साम्यवादी व्यक्ति का नाम है ये। इसके बाद अगला पॉइंट लिखिए। रूसी क्रांति की सफलता के बाद, रूसी क्रांति की सफलता के बाद, इस लाइन से हम लिखवा रहे हैं जो पॉइंट निकल कर आ रहा है। रूसी क्रांति की सफलता के बाद, रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917, 1917। रूस की क्रांति 1917, फ्रांस की क्रांति 1789, याद रखिएगा। तो लिखिएगा रूसी क्रांति की सफलता के बाद भारत में, रूसी क्रांति की सफलता के बाद भारत में साम्यवादी विचारों का, साम्यवादी विचारों का फैलाव तेजी से शुरू हुआ, फैलाव तेजी से शुरू हुआ। साम्यवादी विचारों का फैलाव तेजी से शुरू हुआ, तेजी से शुरू हुआ। किस क्रांति के बाद? रूस की क्रांति के बाद काफी तेजी से कहां पर फैलना शुरू हुआ? भारत में, भारत के परिदृश्य में, यानी उस पर प्रभाव पड़ा रूस की क्रांति का। यही पॉइंट जो नीचे है मानवेंद्र कुमार के रूप लिखा हुआ है M.N. राय के रूप में, जिसको मानवेंद्र नाथ राय हम लोग बोले। अभी हम लोग जो क्वेश्चन लिखे थे उसका आंसर था वो, तो इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका अगला पॉइंट देखिएगा, जिसको हम लोग CPI बोल रहे हैं। लेकिन अभी भारत में ये लोग छिपकर काम कर रहे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन्हें अपने विचारों को फैलाने का अच्छा मौका मिला। अब ये लोग आतंकवादी राष्ट्रवादी आंदोलन से भी जुड़ने लगे थे। इसलिए असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद सरकार ने इन लोगों का दमन करना शुरू कर दिया और पेशावर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस और मेरठ षड्यंत्र केस, तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, पेशावर षड्यंत्र केस 1922 से 23, पेशावर षड्यंत्र केस 1922 से 23, कानपुर षड्यंत्र केस 1924, और मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 33। पेशावर लिखे, ये तो लिखा हुआ है 1922 से 23, कानपुर है 24, मेरठ षड्यंत्र केस है 29 से 33 के तहत 8 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। कितने लोगों पर? 8। ये इंपॉर्टेंट है, कितने लोगों पर? 8 लोगों पर। ये तीनों के बारे में अलग से चर्चा कर देंगे, आप खुद भी देख सकते हैं। 8 लोगों पर, कितने लोगों पर मुकदमा चला? 8 लोगों पर मुकदमा चला। अब लिखना नहीं, आप खाली सुनना है आपको। कितने लोगों पर चला? 8।
तब साम्यवादियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और राष्ट्रवादी साम्यवादी सहित कहे जाने लगे। मतलब अब इसी का नाम क्या हो गया, साम्यवादी सहित। एक पॉइंट और जोड़िए, अगला पॉइंट लिखिए, राष्ट्रवादी को साम्यवादी सहित कहते थे। राष्ट्रवादी का अन्य नाम, ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां जहां से क्वेश्चन बनेगा वो हम लिखवाते रहे। राष्ट्रवादी का अन्य नाम साम्यवादी शहीद, राष्ट्रवादी का अन्य नाम साम्यवादी शहीद। हो गया, साम्यवादी शहीद। इसी समय इन्हें कांग्रेसियों का समर्थन मिला, कांग्रेस लोग इनको सपोर्ट करने लगे, क्योंकि सरकार द्वारा लाए गए कौन सा बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल। कौन सा बिल था, पब्लिक से, जैसे कोई भी शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लेता था, उससे जुड़ा हुआ था। ये पब्लिक सेफ्टी बिल को कांग्रेसी पारित नहीं होने दिया था, या कम्युनिस्टों के क्या था, विरोध में था। ये क्वेश्चन अभी आपका अगला बनेगा, है ना, क्यों नहीं पारित होने दिया, क्योंकि ये कानून कम्युनिस्टों के क्या था, विरोध में था। इस तरह अब साम्यवादी आंदोलन प्रतिष्ठित होते जा रहा था। दिसंबर 1925 में सत्यभक्त नामक व्यक्ति, अभी पढ़े हम लोग अमन राय के बारे में, वही चर्चा किए, अभी क्या लिखे थे, उसका पूरा नाम क्या था, यही था ना। कहां पर किया इसका स्थापना, सीपीआई का ताशकंद में ना। कौन किया, कौन किया, कौन किया, कहां किया, कहां किया, कहां किया, कब किया, कब किया, कब किया। अब हम बात कर रहे हैं 1925 में सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ये जो सत्यभक्त नामक व्यक्ति है, इसी का अन्य नाम था चाखन लाल। क्या नाम था, तो एक पॉइंट जोड़िए वहां पर, सत्यभक्त, सत्यभक्त नामक व्यक्ति का अन्य नाम। ये सब आंसर अभी बनेगा आपका, इसी स्लाइड का क्वेश्चन है वो जो अभी आपके पास आने वाला है। सत्यभक्त नामक व्यक्ति का अन्य नाम चाखन लाल। चाखन लाल, सत्यभक्त नामक व्यक्ति का अन्य नाम क्या था, चाखन लाल। बस इतना ही लिखना है, उसका आगे का क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अब इंग्लैंड के साम्यवादी दल ने भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। बस यही हमको दिखाना था आपको। अब जो क्वेश्चन हम लोग चर्चा किए वही क्वेश्चन आगे बन रहा है। पब्लिक सेफ्टी बिल को कांग्रेसी ने क्यों पारित नहीं किया, क्योंकि कम्युनिस्टों के क्या था, विरोध में था। लिखिए फटाफट, उसी पेज के स्लाइड का है, क्योंकि कम्युनिस्टों के विरोध में था, क्योंकि कम्युनिस्टों के विरोध में था। हो गया, क्योंकि कम्युनिस्टों के विरोध में था। आगे बढ़े, क्योंकि कम्युनिस्टों के विरोध में था। यहां 3-4 प्रश्न 5 प्रश्न जो बनेगा ना, उसी पेज से है क्वेश्चन। भारत में कब और किसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, 1925 में। कौन, सत्यभक्त, अभी बताए थे, इसका नाम क्या था, चाखन, अभी ना लिखाए हैं, क्या नाम था इसका, लिखिए। दिसंबर 1925 में सत्यभक्त नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था, जिसका नाम क्या था, चाखन लाल, चाखन लाल। सत्यभक्त का ही नाम क्या है, माखन लाल ने, चाखन लाल, चाखन लाल। हो गया, अब नाम है, नाम रखा है। भारत में पहली किसान मजदूर पार्टी कौन सी थी, लेबर स्वराज पार्टी, लेबर स्वराज पार्टी। हालांकि बहुत जगह चर्चा लेबर स्वराज प्रजा पार्टी का आता है, लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा है वो लेबर स्वराज पार्टी, ये भी ठीक है। भारत में पहली किसान मजदूर पार्टी कौन सी थी, लेबर स्वराज पार्टी। मजदूर दिवस मनाते हैं कब, 1 मई को। अखिल भारतीय स्तर पर कब अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बनी, दिसंबर 1928 में। इसी समय में आया था हम लोग का बारदोली सत्याग्रह, 1928। अखिल भारतीय स्तर पर कब अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बना था, 1928 में, 28 पार्टी का स्थापना हुआ था, 28। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब और कहां हुआ था, अक्टूबर 1934 में। कहां पर, बंबई।
अक्टूबर 1934, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। वीबीआई लिख के कॉपी क्या करना है, आर देना है। अपना कि दूसरे का, अपना। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना अक्टूबर 1934 में कहां पर हो गई थी, बंबई में। सूती वस्त्रों की राजधानी क्या है, बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने और कब किया, जयप्रकाश नारायण, इसको बोलते हैं जेपी, 1931। ये बीबीआई है, नाम इसका इंपोर्टेंट है। किसका, ये ऐसे नाम आता है, देखिए अलग अलग लोगों का नाम आता है, लेकिन अगर बिहार किसान को लेकर रख देगा तो जैसे ये तो कांग्रेस समाजवादी दल है ना, साजानंद सरस्वती किसान सभा का देता है। जब वो किसान रहता है ना, किसान सभा दिमाग में चल रहा होगा आप लोग का, तो जो किसान सभा रहता है वो रहता है 1934-36 का, कौन, और भी लखनऊ का रहता है। इसका देख लीजिएगा ना कौन सा, हम देखे नहीं है कौन दिया हुआ है, कौन दिया है देखे क्या, बुक है क्या, अच्छा उसको देख लेंगे। वो साजानंद नहीं है, साजानंद किसान सभा है वो। चलिए, बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने और कब किया था, जयप्रकाश नारायण, 1931। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया, कब, 1939। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां हुआ था, कटक कहां है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कौन बोला था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कौन बोले थे। जय हिंद का नारा कौन दिए थे, यही दिए थे, जय हिंद। और दिल्ली चलो का नारा, सुभाष चंद्र बोस, लिख लीजिएगा, ऐसा भी नहीं कहा, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा दिए थे, जय हिंद। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, खून इतना कि पूरा ब्रिटिश हुकूमत उसमें नहा जाए, मतलब इतना सारा मोटिवेशनल के लिए वो बोले थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कौन बोले थे, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, आज भी क्या है, रहस्यमय चीज बना हुआ है, क्योंकि बताया था कि प्लेन से जाते हुए उनकी मृत्यु हो गई, उसका अभी एक भी पार्ट उनका अभी बॉडी का नहीं मिल पाया है। भारत सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए था पहले से। किसने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया था और कब, लॉर्ड डफरिन, 1887। डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक था, 1884 से 88। इसी के समय में ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया। कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया था कौन, डफरिन। अब जैसे ही हिंदू की पार्टी होगी तो मुस्लिम लोग अपने आप को क्या समझेगा, अलग समझेगा, और मुस्लिम लोग अपने लिए काम करना शुरू कर देगा, और इसी बीच मुस्लिम लीग की क्या हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी, और मुस्लिम लीग की स्थापना होगी 1906। लेकिन इससे पहले एक क्रांतिकारी मूवमेंट होगा, बंगाल विभाजन, इसमें एहसास दिलाया जाएगा कि हिंदू और मुसलमान दो लोग क्या हैं, अलग अलग हैं, तब जाके मुस्लिम लीग का स्थापना होगा। और जैसे ही मुस्लिम लीग का स्थापना होगा तब उसको अधिकार दे दिया जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। और ज्यादा खाई बनाते जा रहा है, किसके किसके बीच, हिंदू और मुसलमानों के बीच, कौन, अंग्रेज, क्योंकि उसका वो तरीका ही था, फूट डालो और शासन करो। तो किसने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया, डफरिन ने, कब किया था, 1887 में। डफरिन का कार्यकाल 84 से 88, 84 से 88। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसके समय में हुआ था, डफरिन के समय में। किसने अपनी पुस्तक में अंग्रेज मुस्लिम, ये मुस्लिम है, अंग्रेज मुस्लिम मित्रता पर काफी बल दिया था, विलियम हंटर। विलियम हंटर अपनी पुस्तक में अंग्रेज मुस्लिम मित्रता पर काफी बल दिया था, विलियम हंटर। हाँ क्या, कमीशन आयोग एक ही है, कौन पूछे आप, इंग्लिश में बोलते हैं कमीशन और हिंदी में बोलते हैं आयोग, नहीं बोलते प्लानिंग कमीशन, इसको बोलते हैं योजना आयोग, तो आयोग को इंग्लिश में बोलते हैं कमीशन।
किसने और कब मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापित किया था? सर सैयद अहमद खान, 1875। BBI, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ पॉइंट जोड़ दीजिए, पहले ये लिख लीजिए। जोड़ दिए? सर सैयद अहमद खान 1875। इसी के आगे लिखेगा बाद में इसका नाम किसका नाम? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। बाद में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बाद में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय बन गया। बाद में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। लिखेगा इस कॉलेज का उद्देश्य, जो अलीगढ़ कॉलेज है ना विश्वविद्यालय, इसका उद्देश्य लिखिए, कॉलेज का उद्देश्य, या सिर्फ उद्देश्य लिख के डैश दीजिए, आ जाएगा। मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्रदान कराना, मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्रदान कराना, मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्रदान कराना, ब्रैकेट में कर दीजिए, ब्रैकेट देके लिखिए, खासकर पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन, खासकर पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान को, खासकर पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान को। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 1920 में इस कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदला गया था। 1920 में 1920 में इस कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदल दिया गया था। कब बदल दिया गया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। किसके समय में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ना। कब किया गया था? 1911 में। तो मुस्लिम बंगाल विभाजन हुआ था कब? 1905 में। बंगाल विभाजन रद्द हुआ कब? 1911 में। 11 में ना। शोक दिवस मनाया गया था कब? 16 अक्टूबर 1905 को। पूरे बंगाल में क्या मनाया गया था? शोक दिवस। 1911 में चूंकि दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार लगा हुआ था ना, तो वो दिल्ली दरबार कितना बार लगा था? 3 बार। पहली बार कब लगा? और दूसरी बार, तीसरी बार पहला वाला किसके समय में? लीटन की रिपन, लीटन। दूसरा वाला किसके समय में? कर्जन। और तीसरा वाला हार्डिंग। तो ये हार्डिंग का जो कार्यकाल था ये 1910 से 16 था, लिख लेना है। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल कितना था? 1910 से 16। इसी के समय में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। यहाँ पहला विश्व युद्ध। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कब हुई? 1914 से कब तक चला? 18। तो पहला विश्व युद्ध जो हुआ वो हार्डिंग के समय में हुआ था, हार्डिंग द्वितीय के समय में। इसी के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। कौन सा विभाजन? तो पूछेगा बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? हार्डिंग द्वितीय के समय में। बंगाल विभाजन रद्द, रद्द ना, यही तो लिखे हैं हम। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था किसके समय में? हार्डिंग द्वितीय के समय में। कब हुआ था? 1911। पहले जो भारत, ब्रिटिश भारत की जो राजधानी हुआ करती थी वो कौन? कलकत्ता। अब कलकत्ता से कहां ले गया? दिल्ली। घोषणा किया कब? 1911 में। कर दिया कब? 1912 में। तो पूछेगा घोषणा कब किया गया और राजधानी बनाया कब? यानी 1912 से अब राजधानी कोलकाता की जगह क्या हो गया? और दिल्ली वो चलते रहा, यानी दिल्ली राजधानी बना 1912 से ना। तो हार्डिंग किसके समय में? द्वितीय के समय में। लिख लिए हैं।
तो हार्डिंग द्वितीय के समय में ये कौन सा विश्व युद्ध हुआ था? पहला विश्व युद्ध। क्योंकि हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक था? 14 से 18, 10 से 16, 10 से 16। मेरा ध्यान एक्चुअल में यहाँ है नहीं अभी तुरंत, 2-3 मिनट से यहाँ ध्यान नहीं है। कहाँ है पता है? हाँ, थाने में। नहीं नहीं, मेरा क्लास है एक, बाय मिस्टेक एक क्लास छूट गया है मेरा इस पे ऐप पे। तो वो 2 टीचर के बाद मेरा क्लास है, और 1 बजे हमको बोला गया था, अभी तुरंत हमको ध्यान गया है कि वो मेरा क्लास है, और बार बार ट्यूनिंग ले रहा है मेरा उधर ही। अब आप लोग का क्लास यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऐसे भी टाइम हो गया है, छोड़ दे रहे हैं। और पॉलिटी लगता है आपका खत्म हो जाएगा आज क्या? अब शायद साइंस शुरू होगा क्या? साइंस अभी नहीं पढ़ना है? जो अभी शुरू हो रहा है ना, उसको हो जाने दीजिए, ठीक है।
हेलो, कितना था? 100। ये हो गया था, नहीं हुआ था। चलिए, आंसर तो लिख लिए थे इसका। क्वेश्चन था कि भारतीय लोकतंत्र में कैसी समस्या है, दीर्घकालिक भी है और समसामयिक भी है। तो दिक्कत हर इंसान को होता है। कोई इंसान बोले कि हम बिना दिक्कत वाले हैं, वो उसका मतलब वो झूठ बोल रहा है या तो छुपा रहा है। पैसा वाले को भी दिक्कत है और बिना पैसा वाले को भी दिक्कत है। सेम किसी देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था भी होता है। आपको यदि आजादी है, आपको अधिकार है, आपको स्वतंत्रता है, आपको समानता दिया गया है, कितनो अच्छा लोकतंत्र है, कितनो अच्छा बढ़िया से बढ़िया चीज आपको दिया जाए, तब यो कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत रहेगी ही रहेगी। भारत के लोकतंत्र के साथ भी कुछ इसी प्रकार का है। दुनिया का कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं होगा जिसको कुछ दिक्कत ना हो। भारत के साथ हाँ, उसमें किसी को कम किसी को ज्यादा, ये एक अलग बात है। अब भारत के दीर्घकालिक समस्या क्या क्या है? देखिए, जब किसी देश को हम लोग मान लेते हैं, भारत का बात हो रहा है, अब भारत में जो दीर्घकालिक समस्या होगा, दीर्घकालिक समस्या होगा, वो एक नहीं बहुत सारा हो सकता है। जैसे सबसे बड़ा कह सकते हैं बेरोजगारी। भारत की एक ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। और इसको समसामयिक बोलिएगा या दीर्घकालिक बोलिएगा, दीर्घकालिक बोलिएगा। भारत में बेरोजगारी की कमी नहीं है। एक रिपोर्ट निकला और उस रिपोर्ट में निकला कि भारत की करीब करीब 42% युवा जो है वो बेरोजगार में है। अब समझ सकते हैं 42% एक छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और वो बेरोजगारी में है। मतलब बेरोजगारी का मतलब ये हो गया, यहां पे कहने का मतलब था कि उतना ही कमा पा रहा है जिससे उसका पेट चल पा रहा है, उतना नहीं कमा पा रहा है कि वो अपने साथ साथ अपने परिवार को लेके भी चल पाए। अब ये एक बहुत ह्यूज अमाउंट है, ह्यूज पीपल है जो तुम्हारा बेरोजगारी में ग्रसित है। भारत में एक दीर्घकालिक समस्या असमानता का भी है, और असमानता बहुत प्रकार का। धार्मिक असमानता हो सकता है, जातिगत असमानता हो सकता है, वर्ग आधारित असमानता हो सकता है, लिंग आधारित असमानता हो सकता है। और ये एक दिन का असमानता नहीं है, ये बहुत दिन का असमानता है। भले हमारा संविधान कहता है, हमारा प्रस्तावना कहता है कि हम न्याय 3 रूप से देंगे, सामाजिक रूप से भी देंगे, आर्थिक रूप से भी देंगे और राजनीतिक रूप से भी देंगे, लेकिन व्यवहारिक में यदि देखिएगा, बिहेवियरली यदि देखिएगा, तो आपको असमानता भी एक बहुत बड़ा समस्या है भारत में। लिंग के आधार में तो और ज्यादा असमानता है। अनकटाड एगो ग्रुप है और उसने एगो रिपोर्ट निकाला, या एक आप लोग
यूएनडीपी का नाम सुने होंगे, उसने एक इंडेक्स जारी किया, और जब यूएनडीपी ने अपना एक इंडेक्स जारी किया तो भारत में 36% जो रिसोर्स है भारत का, वो 1% लोगों के पास अभी भी है। यानी भारत का कुल जितना रिसोर्स है उसका 36% जो है वो भारत के 1% लोगों के पास है, और बाद बाकी जो बचता है वो 99% लोगों के पास है। और ये असमानता और भी आगे बढ़ते जा रही है। अब समझ सकते हैं कि भारत में असमानता भी एक बहुत बड़ा समस्या है। 1% के पास पूरे भारत का 36% होना, इसका मतलब ये बता रहा है कि भारत भले 1947 में आजाद हो गया, 100 साल पूरने वाला है 2047 में, लेकिन भारत में अभी भी वो जो असमानता, वो जो डिस्पैरिटी का बात आता है, वो आज भी डिस्पैरिटी देखने को मिलता है। लिंग के आधार पे देखिए तो सेक्स के आधार पे भी आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, भेदभाव देखने को मिलेगा। और आज भी यदि आप रूरल इलाका जाते हैं, रूरल इलाका बोले तो ग्रामीण इलाका जाते हैं, तो आज भी सेक्स के आधार पे सबसे ज्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, लिंग के आधार पे जो सबसे ज्यादा भेदभाव देखने को मिलेगा, वो आपको ग्रामीण इलाका में देखने को मिलेगा। आप बिहार जाइए, बिहार तो थोड़ा बहुत ठीक हो है, लेकिन आप हरियाणा जाइए, आप राजस्थान जाइए, इस सब वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। आज भी राजस्थान में कहा जाता है कि आज भी कहीं कहीं बाल विवाह हो जाता है। बाल विवाह हो जा रहा है मतलब लड़की के जितना उम्र होना चाहिए शादी का, उससे कम उम्र में उसका शादी हो जा रहा है। 13 साल 14 साल में उसका शादी हो जा रहा है। मतलब अभी भी असमानता है। और ये तो छोड़िए, आप अपने ग्रामीण इलाका में जाइए, या आप जहां जिस गांव से आते हैं, आपके पड़ोसी में या आपके यहां ही ऐसा हो सकता है कि देखिए कि कम उम्र के लड़कियों का शादी करवा दिया जाता है। 10th पास नहीं हुआ, उसका शादी का वो आने लगता है कि भाई साहब किसी तरह शादी करवा दिया जाए। और ये एक विचार बना हुआ है। भारत में ऐसी कई कुप्रथा थी जो सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन का बात करता है। बाल विवाह था, सती प्रथा था। सती प्रथा का नाम सुने हैं? सती प्रथा को कब हटाया गया था? 1929 में 1829 में। हटाने वाला व्यक्ति का नाम कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय काल में ना। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय काल में था तो राजा राम मोहन राय। बड़ा घिनौना प्रथा था ये। विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत लड़े, तब जाकर के 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। अब समझ सकते हैं कि एक पुरुष को उस समय कहा गया कि आप 2-3 शादी कर सकते हैं, लेकिन एक महिला यदि एक शादी करती है, और हमारा विचार देखिए कितना वाहियात विचार है हम लोग का, कितना गिरा हुआ विचार है कि यदि एक पुरुष की पत्नी मर जाती है और उसको यदि मान लीजिए कि संतान है भी, तो पुरुष दूसरे महिला से शादी कर सकती है। ऐसा होता है कि दूसरी पत्नी से शादी कर लेते, लेकिन एक महिला यदि वो मां बन चुकी है और यदि उसका हस्बैंड मर जाता है तो महिला फिर ताउम्र शादी नहीं कर पाती है, क्योंकि एक विचार बना हुआ है। तब उसको समाज में एक गलत निगाह से देखा जाएगा। तो सेक्स के आधार पे भी जो असमानता है वो भी भारत के लोकतांत्रिक देश के लिए एक बहुत बड़ा समस्या है। समसामयिक का बात करते हैं तो समसामयिक में जो सबसे बड़ा जो समस्या है वो जलवायु है। जलवायु समस्या वो हर एक देश के लिए होता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा वैसा, वो हर एक विश्व के सभी देशों के लिए है। और जलवायु समस्या में सरकार का भी एक विफलता है, हम लोगों का भी एक विफलता है। और हम लोग भी जलवायु को बदलने में, एक होता है मौसम, एक होता है जलवायु। जब शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? मौसम। और जब लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? जलवायु। तो जलवायु, तो उसका मेन कारण एक हम लोग भी है, हम लोग के कारण भी ऐसा हो रहा है। तो समसामयिक कारण भी बनता है और दीर्घकालिक भी कारण बनता है। इस पे सरकार काम भी कर रही है, और कहा जाता है कि काम भले कर ले, लेकिन वो काम बढ़िया से हो नहीं पा रहा है तुम्हारा। और जिस दिन हो जाएगा उस दिन हमारा देश भी एक अच्छा लोकतंत्र कहलाएगा। यही बात कहा कि लोकतंत्र में कैसी समस्या है, तो एक दीर्घकालिक समस्या भी है और समसामयिक समस्या भी है। क्लियर है? आगे देखिए।
ब्रिटेन की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो 19.3%। 19.3%। 19.3%। देखिए, भारत हो चाहे विश्व का कोई भी देश हो, हर जगह महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ। सिर्फ भारत का ही बात नहीं है, इंग्लैंड में भी हुआ। इंग्लैंड में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो मिला था वो 1918 में मिला। लेकिन 1918 में भी जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला इंग्लैंड में, वो कुछ शर्त के साथ मिला कि जिसकी उम्र 30 साल हो, और कुछ संपत्ति का ध्यान में रखा गया था कि इतना संपत्ति होना चाहिए, तभी वो महिला जो है तुम्हारा वोट दे सकती है। बाद में वहां की महिला ने अपने अधिकार के लिए लड़ाइयां लड़ी। बोले कि ये कौन सा बात हुआ कि दिए तो तुम सभी को दो, और एक तो नहीं दे रहे थे तो वो गलत बात था, और जब दिए भी तो तुमने एक शर्त रखा कि 30 साल का उम्र होगा, कुछ संपत्ति उसके पास उतना होना चाहिए, तब जाकर के तुम उसको वोट देने का अधिकार दोगे। तो बाद में कहा जाता है कि इंग्लैंड में जो 1918 में जो कानून बना था वोट देने के लिए, उसको बदला गया 1928 में, और 1928 में संपूर्ण महिला को, यानी हमारा इंग्लैंड की जो वयस्क मताधिकार के रूप में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। लिख लीजिएगा कि इंग्लैंड में पहली बार महिलाओं को कब दिया गया था? तो 1918 में दिया गया था। इंग्लैंड में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1918 में दिया गया। परंतु 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 कुछ शर्तों के साथ दिया गया था। कुछ शर्तों के साथ दिया गया था। परंतु कुछ शर्तों के साथ दिया गया था, जिसमें 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 महिला का उम्र 30 साल रखा गया। जिसमें महिला का उम्र 30 साल रखा गया। जिसमें महिला का उम्र 30 साल रखा गया। और 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 संपत्ति से संबंधित भी कुछ बातें कही गई थी। संपत्ति से संबंधित भी कुछ बातें कही गई थी। संपत्ति से संबंधित भी कुछ बातें कही गई थी। परंतु परंतु इंग्लैंड में महिलाओं का एक वर्ग परंतु इंग्लैंड में महिलाओं का एक वर्ग इसके विरोध में आवाज उठाती है। इसके विरोध में आवाज उठाती है। और अंततः 1928 में ब्रिटेन में 1928 में ब्रिटेन में महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार, महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार 21 वर्ष रखा गया। 21 वर्ष रखा गया। 21 वर्ष रखा गया। और इस प्रकार इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार इंग्लैंड में
महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया? भारत में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? 1919 का अधिनियम। हम फाउंडेशन में पढ़ाए भी थे। और समझिए कि 1919 में पहली बार भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। मतलब भारत की जो महिला की स्थिति थी वही स्थिति कहां की थी? इंग्लैंड की। जो देश भारत को गुलाम बना करके रखा था वह देश भी अपने देश के महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया। इसका मतलब कि सेक्स के आधार पर यदि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, लिंग के आधार पर यदि भेदभाव हो रहा था, तो सिंगल उस देश का ही नहीं जिस देश को गुलाम बनाया गया था, उस देश का भी हो रहा था जिसने गुलाम बनाया। मतलब कि यहां पे चाहे आप कुछ भी हो, महिलाओं को उस देश में भी दबाया जा रहा था, सताया जा रहा था, और इस देश में भी सताया जा रहा था। और पहली बार भारत में जो आवाज उठाई वो एनी बेसेंट ने उठाई। एनी बेसेंट ने कहा कि ये कौन सा मतलब है आपका कि आप पुरुषों को वोट देने का अधिकार दे रहे हैं। हालांकि उस समय सभी पुरुषों को भी वोट देने का अधिकार नहीं मिला था, सभी पुरुषों को नहीं, कुछ पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला था। लेकिन एनी बेसेंट ने कहा कि तब आप महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दीजिए। तब कहा जाता है कि 1919 का जब अधिनियम आया था, अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया था, उस अधिनियम में पहली बार कहा कि भारत में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। नेहरू रिपोर्ट जब 1928 में आया, और नेहरू रिपोर्ट किसने लाया? मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और सचिव कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यानी पिताजी जो थे वो अध्यक्ष थे और बेटा जो थे वो सचिव थे। और इसका मेन मतलब था, मेन कारण था उस समय का भारत का राज्य सचिव। जब साइमन कमीशन बना तो साइमन कमीशन 1927 में बना था, और साइमन कमीशन जब भारत आया 1928 में, तो भारतीयों के द्वारा जमकर विरोध किया जाता है। और जब इसमें विरोध किया गया तो उस समय जो भारत के राज्य सचिव थे जिसका नाम था ब्रेकन हेड, उसने कहा कि भारतीयों में उतना पावर ही नहीं है, भारतीयों के पास उतना दिमाग ही नहीं है कि अपने लिए एक संवैधानिक नियम बना सके। तब मोतीलाल नेहरू को यह बात बड़ा दिल पे लगा और मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे को बुलाए, जवाहरलाल नेहरू को, ऐसा करो कि एक रिपोर्ट तैयार करो, एक कमेटी बनाओ, और उस कमेटी का चूंकि हम पिताजी है तो अध्यक्ष हमको बना दो, तुम बेटा है तो तुम सचिव तुम बन जाओ। और 9 आदमियों का कमेटी बना जिसमें एक मेंबर सुभाष चंद्र बोस भी थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप चाचा है तो हमको भी ले लीजिए। तो सुभाष चंद्र बोस भी आए और 9 आदमियों का कमेटी बना और 1928 में नेहरू रिपोर्ट का बात किया गया। और जब नेहरू रिपोर्ट आप पढ़िएगा तो नेहरू रिपोर्ट में वयस्क मताधिकार का भी बात किया गया था। और वयस्क मताधिकार का जब बात किया था तो उसी में कहा गया मोतीलाल नेहरू के द्वारा कि इसमें लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, वयस्क मताधिकार होगा, और वयस्क मताधिकार में पुरुष भी रहेगा और महिला भी रहेगा। अब समझ लीजिए कि हर एक देश में एक, आप लोग जब राजनीतिक सिद्धांत पढ़िएगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़िएगा, तो उसमें एक फेमिनिज्म पढ़ाया जाएगा आप लोग को, या उसको हिंदी में कहा जाता है नारीवादी सिद्धांत। और नारीवादी सिद्धांत बड़ा अजीबो सिद्धांत है। उस सिद्धांत को पढ़िएगा तो खतरनाक खतरनाक बात लिखा गया है। जो फेमिनिस्ट होता है, जो फेमिनिज्म प्रिंसिपल है, वो कहता है कि विश्व की सारी शक्ति महिला को दे दो, पुरुषों को पावर दो ही मत, सारा का सारा पावर महिला को दे दो। और उसमें बड़ा अच्छा बात लिखा गया कि जिस दिन विश्व की सारी शक्ति महिला के पास आ जाएगी, कोई द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध, चतुर्थ विश्व युद्ध नहीं होगा। कि महिला जो होता है बड़ा सामाजिक आदमी होता है। महिला भाई साहब 5 गो लड़की यदि एक जगह बैठ गई बात करने के लिए तो सुबह से शाम तक हो सकता है। ऐसा होता है कि नहीं? ताकि लोग के पास बहुत बात रहता है, इसका बात बोलेगी, उसका बात बोले, बड़ा शांति प्रिय है ये लोग। तो फेमिनिज्म कहता है कि पूरा का पूरा पावर महिला के हाथ में दे दो। और जिस दिन पूरा का पूरा पावर महिला के हाथ में आया
पूरा विश्व अपने आप शांत हो जाएगा। काहे ले डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी बनेंगे, सब के सब आराम से सब एक गांव के तरह हो जाएगा। वैश्वीकरण बोला कि एक ग्रामीणीकरण हो जाएगा, एक ग्लोबलाइजेशन जो है एक रूरल टाइप हो जाएगा, एक ग्राम टाइप हो जाएगा और सब बढ़िया रहेगा। लेकिन भाई साहब किसी को ये पसंद आया विचार, किसी को नहीं आया। जो पेट्रियार्की सोसाइटी का विचारधारा पाले है, जो पुरुष सत्तात्मक विचारधारा अपने दिमाग में पाले है, वो कभी सोचेगा कि ऐसा नियम हो? कभी नियम नहीं हो। तो कोई फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी वाला भी है, कोई पेट्रियार्की आइडियोलॉजी वाला भी है, तो वो हर एक देश में हुआ है। तो इंग्लैंड में पहली बार 1918 में दिया गया, लेकिन वयस्क मताधिकार के रूप में बोलेगा तो क्या बोलिएगा 1928 में। भारत में पहली बार किस अधिनियम में बोला गया था? 1919 में। किस में कहा गया था? 1919 में। आगे देखिए, अमेरिका में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 16.3%। देखो कह रहा है कि सर आज क्वेश्चन खत्म कर दीजिए। आज क्वेश्चन हम खत्म ही करिए देंगे। आज हम सोच ही के ही आए हैं कि क्वेश्चन खत्म ही कर देंगे। हम बोलो तो 5 मिनट में क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। कर दे क्या? बस बताते चलते हो गया। हमको क्या है, हमको बोलिए तो 5 सेकेंड में हम 5 को क्वेश्चन आंसर, बस हमको बस मेरा हाथ को दुख देना है, ऐसे ऐसे टिपते रहेंगे, हो गया खत्म। चलिए, अमेरिका में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 16.3%। लिखिएगा। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला था। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? 1920 में। लिख लिए। कांग्रेस पार्टी को किसका दबाव सहना पड़ा? तृणमूल कांग्रेस का नाम सुने हैं? लिखें। ये उस समय की बात है जिस समय इंदिरा गांधी से मुंह फोड़ लिया गया था, और उसमें कहा जाता है कि टीएमसी का बहुत बड़ा हाथ था, तृणमूल कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था, और टीएमसी कोई और नहीं, दीदी का बात कर रहे हैं। दीदी बोले तो कौन? ममता बनर्जी। देखिए, लेडीज खतरनाक है, वो उसके हिसाब से चला तो सब ठीक है, नहीं चला तो कोरबो लोरबो जितबो रे। सिंपल सा उनका एक ही है। और भाई साहब, इंदिरा गांधी के साथ भी वही हुआ था, टीएमसी हाथ खींच लिए थे। अरे हटाओ, इवन इंदिरा गांधी तो छोड़िए, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी वही हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी ना, और उसमें कहा जाता है हाँ अरे वोट में नहीं गिराया, अविश्वास प्रस्ताव आया। जब संसद पढ़ाएंगे तो उसमें एगो विश्वास प्रस्ताव आता है, एगो अविश्वास प्रस्ताव आता है। तो वाजपेयी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास का मतलब आपने बहुमत खो दिया, और जैसे बहुमत खो दिया मतलब सरकार गिर जाएगी आपका। आया, सब हुआ, टीएमसी वाला हाथे नहीं उठाया, वाजपेयी जी इधर देखते रह गए। हालांकि हमसे का भूल हुई जो हमको सजा ये मिली। तो भाई साहब, वह भूल तुल कुछ हो नहीं, हमारे अनुसार चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा। गठबंधन की सरकार में यही दिक्कत होती है, कब आपसे मुंह फेर लिया जाएगा किसी को नहीं पता। देखिए एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बिहार है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। हमको कहीं पे भी पढ़ाने का मौका मिलेगा, कहीं पे भी पढ़ाएंगे,
हम एग्जाम्पल सबसे मस्त उदाहरण बिहार का देंगे। अब बिहार में कौन है आपको पता है? बिहार में बहार बा, सुशासन की सरकार बा। तो भाई साहब ऐसा वाला सिस्टम अब कब डरल रहता है, कब आदमी का मन बदल जाए, कब इधर से उधर चल जाए। उधर वाले में जाता है तो उसको डर रहता है कि कब इधर से उधर चल जाए। और इनका कहना है कि हम कहीं पे भी जाए, बस कुर्सी खाली रखना और तुमको जो करना है करो, बस कुर्सी मेरे लिए खाली करना। तो गठबंधन की सरकार में डर होता ही है तुम्हारा। आयरलैंड में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 14.2%। आंध्र प्रदेश वाला है, इसको मिल लिखे 14.2%। फ्रांस में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 13.9%। लिख लिए? फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो मिला था वो 1944 में मिला था। फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार लिखे 1944 में हो गया। इसमें तो 129 से वो है हो। अच्छा इधर में, अच्छा क्वेश्चन कह रहा है मेक्सिको में पीआरआई की पराजय के बाद कब दूसरा स्वतंत्र चुनाव हुआ था? 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में। मेक्सिको दक्षिण अमेरिका का एक देश है, सॉरी उत्तर अमेरिका का एक देश है। अमेरिका के नीचे देखिएगा तो मेक्सिको देश मिलेगा आपको। कहा जाता है कि मेक्सिको पे स्पेन का राज चलता था, स्पेन का गुलाम हुआ करता था। 1928 के अप्रोक्स जो है या 1924 के अप्रोक्स जो है वो कहा जाता है कि मेक्सिको आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। और उसके बाद वहां पे एगो पार्टी आई, उसी पार्टी को पीआरआई पार्टी कहा गया। और ये पीआरआई पार्टी जो है वो स्वतंत्रता के बाद से लेकर के कहा जाता है कि 2000 ईस्वी तक मेक्सिको में अपना सरकार चलाया। लेकिन इस पार्टी में एक दो खराबी ये थी कि ये पार्टी के लोग जो थे बड़ा रूढ़िवादी लोग थे, बड़ा कट्टरपंथी लोग थे और मेक्सिको के लोग ये चीज पसंद करते नहीं थे। तो बाद में कहा जाता है कि 2000 ईस्वी में जो है एक और आंदोलन होता है अपने ही लोगों के खिलाफ मेक्सिको में। और 2000 ईस्वी के बाद जो है तुम्हारा वहां पे कहा जाता है कि एक लोकतांत्रिक रूप से तुम्हारा सत्ता चला तुम्हारा। तो यही क्वेश्चन यहां पे था। तो मेक्सिको में पीआरआई की पराजय के बाद दूसरा स्वतंत्रता चुनाव कब हुआ था तुम्हारा? 2000 ईस्वी में हुआ। अभी से आज से आप लोग का जो एससीईआरटी था वो समाप्त होता है। 9th का? 9th बोल रहे हो, साइंस बोल रहे हो? 9th बोल रहे हो ना? पॉलिटी का 9th वाला वो तो हो चुका है ना। सर करवाए हैं ना? हो नहीं करवाए हैं? अभी आप लोग का साइंस होगा अब, ठीक है। हम मिलेंगे, बाद में मिलेंगे। हम फाउंडेशन में आप लोग से मिलते रहेंगे।
फाउंडेशन में जो मेरा बैच चल रहा है वो चलते रहेगा। अब जो है आप लोग का साइंस चलेगा, मे बी आई एम नॉट श्योर कि सर बता ही देंगे आके कि क्या चलेगा नहीं चलेगा। हिस्ट्री तो चल रहा है ना, हिस्ट्री वो समाप्त होने वाला है क्या है? तो मुस्कुराइए, आप झा कैंपस में हैं भाई साहब, आप लोग का सब कुछ समाप्त हो रहा है, हैं? अच्छा नहीं हुआ तो हम है ना, हो नहीं हुआ तो हम करवाएंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। लेकिन अभी कुछ दिन हो सकता है हम नहीं आए, हो सकता है, वैसे झा सर के ऊपर डिपेंड है, उनका बात लक्ष्मण रेखा है, वो बोलेंगे तो हमको तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमको लगता है अभी साइंस होगा आप लोग का, ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं, फाउंडेशन जो चल रहा है वो चलते रहेगा। ऑनलाइन वाला समझ आया चला तो 5 दबा देना। जिसको ऑनलाइन नहीं मिला है उसको टेलीग्राम पे दिया गया है।